सबको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। ओके। सो भाई थैलेमस की तरफ आएंगे हम लोग। सब लोग आ गए बेटा? अभी कौन बात कर रहा था मुझसे? शुभम? कौन था? सर कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा देखना बेटा, आ गए सब लोग? नो सर, सब नहीं आए, अभी 15 ही आए हैं। अभी 15 ही आए हैं। ज्यादा ही लंबा ब्रेक पे चले गए क्या? आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। कृष्णा एग्जाम कब है बेटा? हाँ सर, अभी तो पता नहीं सर, 16 तारीख से दे रखी है डेट शीट हमें, मिड टर्म की। 16 मार्च। यस सर। ओके। और कैसी चल रही है जूलॉजी में तैयारी, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। कितने कितने चैप्टर पढ़ लिए? सर रिवाइज। हाँ, अभी कितने कितने हो गए, कितने रिवाइज हो गए? एनिमल किंगडम हो गया पूरा? यस सर। चैप्टर 7 टिश्यूज? वो नहीं हुआ सर अभी। अभी नहीं हुआ। और कौन सा पढ़ा? सर वो जब नर्वस हो जाएगा ना, उसके साथ उसके बाद एक साथ ही करूंगा सर उसको पूरा। अच्छा, ऐसे नर्वस टिश्यू। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। राइट। तो ट्रैक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, एसोसिएशन एरियाज के बारे में बात की थी कि एसोसिएशन एरियाज एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि कुछ इंटरसेंसरी एसोसिएशन होता है, कुछ मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं। इन ट्रैक के फाइबर्स में माइलिन शेथ से कवर्ड होते हैं, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इनर पार्ट होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और ये फाइबर्स जो हैं ये एक अपेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं इसको, इसलिए ये व्हाइटिश हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। सर और हाँ जी। सर ये न्यूरल टिश्यू भी आप इसी में पढ़ाओगे ना सर, क्योंकि वो हमारा पहले हुआ नहीं था। न्यूरल टिश्यू नहीं हुआ पहले? यस सर, नहीं हुआ अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं हुआ तो। न्यूरल टिश्यू चलो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो कहाँ बता रहा था मैं? थैलेमस। तो सेरिब्रम जो होता है वो थैलेमस के ना चारों तरफ, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो कवर्ड होता है, उसे लिपटा होता है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं कि जो सेरिब्रम होता है वो थैलेमस के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, उसके साथ कवर्ड होता है, ऐसा हम उसको कहते हैं। थैलेमस सेंसरी और जो मोटर सिग्नल्स हैं वो कुछ ना कोऑर्डिनेशन के एक मेजर पॉइंट्स होते हैं हमारे इस सिस्टम में। थैलेमस की जब हम बात करते हैं, मैं थैलेमस बता रहा था यहाँ पे। थैलेमस की जब हम बात करते हैं तो थैलेमस का जो बेस होता है, इस थैलेमस का जो बेस होता है, इस थैलेमस के बेस पर प्रेजेंट ब्रेन का एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस रीजन। ये जो फंक्शनिंग होती है ना थैलेमस रीजन की, थैलेमस जो है, इसमें अगर मैं कहूं कि बॉडी में जितने भी जो सेंसेशन होगा, हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेशन जो होंगे, जितने भी सेंसेशन या जितना भी जो सेंसेशन होगा वो थैलेमस से होते हुए ब्रेन में जाएगा, ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में जितना भी जो सेंसेशन होगा वो इस थैलेमस से होते हुए पूरे ब्रेन के अंदर होते हुए वहां से मूव करेगा। थैलेमस से होता हुआ ब्रेन की तरफ मूव करेगा, उस तरफ मूव करने में अपना रोल प्ले करेगा। उसके अलावा ये एक रिले सेंटर भी हम इसको बोलते हैं, और दैट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। और ये रिसीव करता है ऑल सेंसरी इनपुट्स को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इम्पल्सेस को, एंड देन ये आगे उसको सेंड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, ब्रेन के। ये चीज भी ध्यान रखिएगा इसकी फंक्शनिंग के अंदर।
थैलेमस का बहुत ज्यादा रोल आप नहीं पढ़ते उसमें एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं। सो जितने ये एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर, एक चीज ध्यान रखना। दूसरा कि ये रिसीव करता है ऑल सेंसरी इनपुट्स को, जैसा कि मैंने इसमें बताया सेंसेशन को लेके, और फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड देन दीज इंपल्सेस आर सेंट टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द बॉडी। तो क्या किया इसने, चलो लिख देते हैं हम यहाँ पे, रिसीव्स all sensory inputs, receive all sensory inputs from all parts of the body and these impulses are sent to cerebral cortex, वो आगे सेंड की जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है जी, ये दो काम है इसके, इसने रिसीव किया सेंसरी इनपुट्स को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दीस इंपल्सेस आर सेंट टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन एंड दैट्स इट। उसके बाद जब हम इसमें बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, मैंने पहले भी कहा था कि हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है हाइपो। सर ये इम्पल्सेस फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कहाँ जाएंगी फिर? फंक्शनिंग में अपनी जैसी भी इंपल्सेस आ रही है उसकी आगे फंक्शनिंग क्या हो रही है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने क्या पढ़ा था, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको फिर देखेगा कि वो कैसे कि ग्रेइश मैटर के लिए है या व्हाइटिश मैटर के लिए, देन वहां से फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से वो एसोसिएशन एरियाज की तरफ या फिर मोटर एरियाज या सेंसरी एरियाज जो नहीं है वहां पे एसोसिएशन एरियाज की तरफ जाएगी, फिर वहां से उनका डिवीजन होता है कि कहाँ किसका क्या फंक्शन है। ओके सर। मेन इंपॉर्टेंट रोल जो आता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सवाल कई बार आता है, इसको कैसे याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस की जब आप बात करते हैं, इसके वैसे तो बहुत से सेंटर होते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर, भूख, थर्स्ट, इस सारे इन सबकी जो इच्छा होती है ना हमारी, उन सबको कंट्रोल करके रखता है। और हाइपोथैलेमस में बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं, राइट, उनको मैं बाद में बताऊंगा अभी। तो इसके में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक इंटरनल फीलिंग जिसके लिए ये बेताब रहता है, जिसके लिए ये बेताब रहता है। एंड नाउ द बी इज हियर, द निमोनिक विच इज बेताब, एंड द बिहेवियर, that is a behavior and emotions। क्या है ये, behavior and emotions। E here is endocrine control। T is thermoregulation। A is the autonomic nervous control। And again the B is, it's for biological clock system। ठीक है जी, तो ये हाइपोथैलेमस एक इस तरह के फंक्शन आपको जितने भी, चाहे बिहेवियर, इमोशन से रिलेटेड हो, थर्मोरेगुलेशन से रिलेटेड हो, ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम हो, उन सबके लिए अपना और रोल प्ले करने में या रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, रिदमिक साइकिल के बारे में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वहां पे उस तरह से फंक्शनिंग इसमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया कि इस हाइपो, ये बेटा ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो आप इससे लंबे टाइम से।
तो इस हाइपोथैलेमस रीजन में बहुत से न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो इस एंडोक्राइन फंक्शनिंग या एंडोक्राइन कंट्रोल में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या अपना रोल प्ले करते हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, इनका सिक्रीशन करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वहां से एंडोक्राइन फंक्शन हो गया इसका। तो सेरिब्रल इसके अलावा हाइपोथैलेमस के फंक्शनिंग आप ये याद रखनी है आपने ऐसे। और आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो एक आपको रीजन उसमें देखने को मिलेगा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर डायग्राम में बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के ऊपर की तरह सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो इनर पार्ट है, अगर उसकी और इंटरनल उसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो आपको अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं लिम्बिक लोब, या फिर आप इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कौन सा, कैसे बनता है ये, इनर पार्ट ऑफ द cerebral hemisphere, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कौन कौन से पार्ट्स बताए मैंने आपको इसमें, जैसे कि अमाइगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस जब ये मिल रहे हैं तो ये मिलकर किसको बना रहे हैं, दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज बाय द नेम ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये मिलकर उसको बनाते हैं, किसको, लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये लिम्बिक सिस्टम, जब ये लिम्बिक सिस्टम जो है, ये लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस जिसमें आप इंटरनल फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, ये लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर क्या करते हैं, ये मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर, ये मिलकर कई अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर और आपके इमोशनल और जितने भी जो इमोशनल रिएक्शंस होती हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं इमोशनल के, लाइक कौन कौन से इमोशनल एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि गुस्सा, खुशी होती है किसी चीज की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्साइटमेंट का नाम देते हैं। और आप प्लेजर की जब बात करते हैं तब ये कंट्रोल होता है इन सिस्टम से। उसके अलावा जब हमें डर लगता है वो भी इसी का एक पार्ट है। और ये सारी चीजें हमारी कंट्रोल है ना, इमोशनल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करने का या उनको बनाने का अपना रोल प्ले करता है ये लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। और इसमें मोटिवेशन रेगुलेशन जो है, मोटिवेशनल रेगुलेशन, ये सारी चीजें भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये फंक्शनिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? सर ये लिम्बिक सिस्टम होता कहाँ पर है? हाँ जी, दोबारा बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लिम्बिक सिस्टम है ये इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं इसमें, तब वो मिलकर इसको बना होगा ना। जो आपने यहाँ पे हिप्पोकैम्पस लिखा है वो ये प्लस अमाइगडाला है, क्या है? बेटा ब्रेक होके आया, दोबारा बोलना। सर आपने जो यहाँ पे लिखा है हिप्पोकैम्पस, ये क्या है ये? कहाँ पे, ये वाला रीजन? यस सर। ये अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, मैंने कहा कि जो आपका लिम्बिक लोब है ना, जो लिम्बिक सिस्टम है, वो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर
से मिलकर यानी कि अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ जी, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अभी कोई पूछ रहा था कुछ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात चल रही थी अभी। यस सर। तो उस रीजन में आपको अभी जब हम पीछे बात कर रहे थे तो वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा। सर ये जो अमाइगडाला और जो हिप्पोकैम्पस है सर, ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नट पार्ट में मिलेंगे? हाँ जी, उसी में हमें इंटरनली देखने को मिलेंगे। जब ब्रेन स्टेम देखते हो आप, ब्रेन स्टेम, यस सर। आप देखो जो आपके पास डायग्राम खुला हुआ होगा जहाँ पे पॉन्स देखने को मिलेगा, पॉन्स रीजन, यस सर। है ना। पॉन्स रीजन के जब नीचे की तरफ आएंगे तो वहीं पे अमाइगडाला, और मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखाता हूँ कहाँ पे हमने वो डायग्राम छोड़ा था ब्रेन वाला, ये रहा। तो ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला अमाइगडाला की अगर बात करूं तो लगभग इस रीजन में, ठीक है, लगभग इस रीजन में हमें यहाँ कहीं ये देखने को मिलता है अमाइगडाला। और हिप्पोकैम्पस की जब हम बात करेंगे तो हिप्पोकैम्पस हमें लगभग इस रीजन में कहीं हिप्पोकैम्पस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब सर ये दोनों चीजें हाइपोथैलेमस से नीचे है? दोबारा बोलो बेटा। सर ये जो लिम्बिक सिस्टम है सर, ये हाइपोथैलेमस से नीचे है? हाँ, उसके नीचे है हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस ये रहा, और इसके नीचे हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। यस सर। सर मेमोरी स्टोर करना इनका काम नहीं है लिम्बिक सिस्टम का? नहीं, ये तो दूसरे फंक्शन बता रहा हूँ ना मैं, जैसे कि एक्साइटमेंट होना, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर यस उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। मोटिवेशन मिलना, थोड़ी देर का जो चीजें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आप खुश हो तो ऐसा थोड़ी कि बहुत सारा दिन एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हो खुश हो, ऐसा नहीं है ना। या मान लीजिए अगर आप दुखी हो तो बहुत कुछ टाइम पीरियड के लिए दुखी हो, तो जो चीजें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती है, जैसे बिहेवियरल एक्सप्रेशन होते हैं, हम खुश हैं जैसे किसी को देख के हंसे, या हम रो गए किसी चीज को लेके, या हम डर गए किसी चीज को लेके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार बार उसी चीज से डर रहे हो या आप उसी चीज को लेके बहुत टाइम पीरियड तक बैठे हुए हो। तो एकदम जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आते हैं, तो इसीलिए वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सारे फंक्शनिंग होती है इसमें। सर ऐसा कहीं पढ़ा था कि हिपोकैम्पस मेमोरी के लिए होता है, तो मुझे लगा लिम्बिक सिस्टम भी होगा मेमोरी एक्चुअली स्टोर बेटा करने अगर के मैं लिए। और इसमें डीप जाऊं ना तो वो पार्टवे होता है उसका वहां तक पहुंचाने का, लेकिन होता नहीं है, अच्छा सर। ठीक है। तो तो हमें कॉर्टेक्स, बस यही ध्यान रखना है। हाँ कॉर्टेक्स रीजन जो होता है ना, जो स्टोर वहां पे जाके होती है वो, उस रीजन में भी, कॉर्टेक्स रीजन में हमें स्टोरेज देखने को मिलती है, यस सर। ठीक है। क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, बताया था ना अभी। यस सर, वो मेमोरी और के मैंने लिए। कहा ग्रे मैटर जितना ज्यादा होगा मेमोरी उतनी ज्यादा सेव होगी। की लाइन लिखवाई थी ना, मेमोरी उतना ज्यादा स्टोर होगा। अभी की लाइन लिखी थी ना आपने, तो ये यस ध्यान सर। रखना। बहुत से, यस सर, लिखी थी। अगर मैं बायोलॉजी को साइकोलॉजी से जोड़ू ना आपकी इस बात से, तो बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहां पे ये देखा गया, जहां वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हुए इसलिए थे कि मेमोरी जाके सेव कहाँ हो रही है। तो बहुत से मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए साइकोलॉजी में, और बहुत से एक्सपेरिमेंट फिर ह्यूमंस के ऊपर देखे गए। पोस्टमार्टम, ऐसे पोस्टमार्टम किए गए कि भाई मेमोरी जा कहाँ रही है, क्या इसके अंदर कोई मेमोरी अभी बची है नहीं बची। तो बहुत से रिसर्च ऐसे हुए, बहुत से फंक्शन ऐसे हुए, और बाद में रिजल्ट ये आया कि वो जो लास्ट में वो पहुंच रही है वो कॉर्टेक्स रीजन में देखने को मिल रही है हमें। हालांकि वो कहानी अभी भी अधूरी है, हाँ, लेकिन हमें एक क्लू मिल गया कि वो जा रही है वहां पे उस कॉर्टेक्स रीजन की तरफ। और जितना ज्यादा हमें ये ग्रेइश मैटर देखने को मिल रहा है, उतनी ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि मेमोरी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे स्टोरेज इतनी ज्यादा है, ठीक है। बाकी तो हर एक पोर्शन पे, हर एक चीज पे रिसर्च चल ही रही है, उसी का तो नाम है रिसर्च। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में चल ही रही है। क्लियर? यस सर। ये चीज इसमें हमें देखने को मिलती है। जरा अब बात करते हैं किसकी, मिड ब्रेन के बारे में। और मिड ब्रेन में हमें क्या देखने को मिलता है, मिड ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है वो, मिड ब्रेन एक फोर ब्रेन और जो हाइपोथैलेमस, सॉरी,
फोरब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हिंडब्रेन के जो पोन्स रीजन होता है वहां पे आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अगर ये मिड ब्रेन है तो इसके इधर यहाँ पे हाइपोथैलेमस रीजन है और यहाँ पे हिंडब्रेन रीजन प्रेजेंट है। और हिंडब्रेन के भी कौन से पार्ट के पास हमें देखने को मिलता है, ये जो इसका पॉन्स रीजन होता है उसके रीजन के पास हमें देखने को मिलता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से एक कैनाल, मैं कह सकता हूं कि एक कैनाल निकलती है जिसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। सर ये मिड ब्रेन की पोजीशन क्या बताई अभी आपने? हाँ जी, एक मिनट बस बेटा, वापिस आ रहा हूँ मैं उस पे। सेरिब्रल, आज इसकी फंक्शनिंग नहीं सही से सही हो रही, कल भी नहीं हो रही थी। सेरिब्रल एक्विडक्ट, मिड ब्रेन की जो पोजीशन है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलेमस, मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलेमस, या हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और हैंड ब्रेन के पॉन्स के मिड में होता है। हमें पोजीशन पता होनी चाहिए एक्चुअली, उसके बीच में यानी कि मिड में प्रेजेंट होता है। सो मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है एंड विच इज कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट। व्हाट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट? दैट इज अ कैनाल, राइट, दैट इज अ कैनाल। और इसमें मिड ब्रेन के बहुत से रीजन देखने को मिलते हैं आपको। इसमें एक होता है, जैसे हम देखें, अगर मैं एक रफ लाइक स्ट्रक्चर अगर कुछ फॉर्म करना चाहूँ यहाँ पे, तो इसमें कुछ हमें लाइक यहाँ पे कुछ रीजंस देखने को मिलते हैं और रीजंस आर कॉल्ड, यहाँ पे कुछ लोब्स होते हैं जैसे कि ऑप्टिक लोब के बारे में आप पढ़ते हैं, और जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का नाम भी देते हैं। इनकी फिर अलग फंक्शनिंग, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो मिड ब्रेन के जो डॉर्सल साइड है उसमें 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके डॉर्सल साइड देखें तो मिड ब्रेन के डॉर्सल रीजन में, मिड ब्रेन का जो डॉर्सल रीजन है वहां पे 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, एंड जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का नाम देते हैं, राइट, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम लाइक, या फिर ऑप्टिक लोब भी हम इनको बोलते हैं। यहीं पे जो है हमारे ऑप्टिक लोब्स भी जो है हम इनको ऑप्टिक लोब का भी नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्टिक लोब की तरह फंक्शन भी करते हैं, राइट। और ऑप्टिक लोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पूरा क्वाड्रिजेमिना, ये ऑप्टिक लोब की तरह वर्क करते हैं, लाइक ऑप्टिकल लोब भी बोलते हैं इसको, या फिर एक और नाम आता है इसके लिए जिसको हम कॉलिकुलाई भी बोलते हैं, कॉलिकुलाई, ठीक है जी। सो अब ये ऑप्टिक लोब ये क्या करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द आई एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूपिलरी एंड लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। दैट इज ऑप्टिक लोब इज रिलेटेड विद आई एंड यस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो होता है पिपल्स में, और उसके साइज में किस तरह से चेंजेस आते हैं वहां पे भी अपना ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो मिड ब्रेन, और इसमें आपको सर सेरेब्रल एक्विडक्ट समझ नहीं आया कुछ। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट इज नथिंग मच बट दैट इज सिंपल अ कैनाल। सर वो कैनाल क्या करेगी? फंक्शनिंग है, जो मैसेजेस जा रहे हैं ना उस मैसेजेस को लेके जाने का मिड ब्रेन में।
अच्छा सर, ओके सर। ठीक है, तो वो उसके फंक्शंस हैं। सर हाँ जी। सर ये जो आपने फोर लॉस बनाए सर ये होंगे कैसे मतलब? क्या होंगे? सर ये जो आपने सेक्शन दिखाया सर ये मतलब कैसे में है सेक्शन आपने दिखाया जो ये? मैंने आपको डॉट से ऊपर से दिखाया था ना, जैसे ऊपर से जब हम देखेंगे उसको या फिर जब कट ऊपर की तरफ से देखेंगे तब हमें देखने को मिलते हैं ये, या कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक नेम की तरह मेंशन होते हैं बस। मतलब सर जो ये ब्रेन स्टेम है सर उसको अगर हम काट दे बीच से और उसको फिर ऊपर से देखे वो? हम्म। ठीक है। तो जी तब सर। आपको ये अंदर की तरफ जा, अंदर में हमें उसमें 4 ये लोब देखने को मिलेंगे। सर ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है सर ये मतलब सेरिबलम की तरफ होगा मतलब उस वाली साइड की तरफ या फिर आगे की तरफ? नहीं, दैट इज अ रीजन विच इज ऑप्टिक लोब आल्सो नोन एज। इतना अभी हमें डीप में नहीं जाना, हम एनाटॉमी की स्टडी नहीं कर रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा। सर तो अच्छा कॉर्पोरा आपकी क्वाड्रिजेमिना कोई अच्छा एक चीज और, अगर मैं उसको डिस्कस करूंगा ना तो फिर मुझे यहाँ पे डायंसीफ्लॉन डिस्कस करना पड़ेगा। जो सवाल आप पूछ रहे हैं फिर मुझे यहाँ और गहराई में जाना पड़ेगा, फिर मुझे डायंसीफ्लॉन बताना पड़ेगा। सर ये सब मत बताइए और कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होगी इसलिए कह रहा हूँ। अभी आप पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ, उसके बाद आगे चलेंगे। चिंता मत करो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तुम्हें। अगर मैं एक चीज को कनेक्ट करूंगा तो फिर दूसरी बताऊंगा नहीं, तो फिर वो आपका फिर वो स्कीमा तैयार नहीं हो पाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा नीट लेवल तक, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर आप अभी यहीं पे पूरी एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं तो वो चीज ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सर है ये उसमें। जो आपने टर्म लिखा था ये नीट में भी नहीं पूछा जाता होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सिर्फ एनसीईआरटी में भी अगर आप मिड ब्रेन उठा के देखोगे ना, जो पोर्शन है मुश्किल से मुश्किल आपको आप लोगों के पास तो अभी एनसीईआरटी होगी आप लोगों के सामने, तो देखना वहां पे जरा मिड ब्रेन की कुल 3 या 4 लाइंस होंगे मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं है उसमें। आप जब पढ़ के यस सर, 5 लाइन है। ठीक है, 5 लाइनें, तो उसमें सिर्फ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है वो सिर्फ एक नाम ही लिखा हुआ है। सर ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को ऑप्टिक लोब बोलते हैं? दैट इज, हाँ क्या बेटा? सर हाँ कॉर्पोरा हाँ, ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना को? लॉब या कॉलिकुलाई, ये भी हम इसके नाम देते हैं। तो सर ये इसके एक्चुअली क्यों, 2 ये पार्ट होते चीज हैं क्यों, ना? क्योंकि ना कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वो हम एक तरीके का कहाँ लिखा था मैंने, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये सारे ये रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब तो आप समझते ही हो ना, ये सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं बेसिकली। और इनकी जो फंक्शनिंग, जैसे ऑप्टिक लोब मैंने आपको आई से बताया, तो इसका मतलब इसका फंक्शन विजन में भी हो गया, है ना। उसके अलावा इसमें सुनने में भी अपना रोल प्ले करता है, ये हियरिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है। सो जितनी भी जो ये जो रीजन आप पढ़ रहे हो कॉलिकुलाई, राइट, ये सारे जो है जो विजुअल प्रोसेसिंग होती है हमारी, उन विजुअल प्रोसेसिंग में अपना रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है जी। सर मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ है हाँ, ऑप्टिक अब लोब? अब अब हाँ, अब एक सिंपल वर्ड्स में मिड ब्रेन के ऊपर आऊं, बहुत साधारण शब्दों में मिड ब्रेन का फंक्शन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट। नंबर 1, मिड ब्रेन रिसीव, नंबर 1 बात लिखो इसमें, मिड ब्रेन ऐसे लिखना, मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स, मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट्स, नंबर 1, ये दोनों, नंबर 1 विजुअल इनपुट्स, नंबर 1 विजुअल इनपुट्स, नंबर 2 जितने भी जो आपके टेक्टाइल इनपुट्स होते हैं, देखना, हिलाना, हाथ आंख हिलाना, ये सारी चीजें, और कुछ होते हैं आपके ऑडिटरी इनपुट, कुछ होते हैं आपके ऑडिटरी इनपुट्स। ये सारी फंक्शनिंग इनके थ्रू होती है आपकी मिड ब्रेन की हेल्प से। ठीक है, हाथ हिलाते हो, स्किन हिलाते हो, पूरी एंटायर बॉडी हमारी जो मूवमेंट होती है, हम इंटरप्रेट करते हैं सारी चीजों को, वो सारा हमारा टेक्टाइल सिस्टम के अंदर आता है।
हमारी स्किन से होते हुए, हमारा हेड है, हमारी टो है, वो सारा हमारा टेक्टाइल इनपुट्स के अंदर आता है। विजुअल इनपुट जो आप देख रहे हो, देख के समझ पा रहे हो, वो सारी चीजें हमारे विजुअल इनपुट्स के अंदर आते हैं। ऑडिटरी इनपुट्स में आप देखते हो कि आप सुनकर रेस्पॉन्स करते हो, सारा वो आपके इन ऑडिटरी इनपुट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये 3 मेन काम है आपके इस मिड ब्रेन के। समझ आई ये बात? यस सर। दिखाया ना कोई सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर क्या है? हाँ होता है? सर पूछिए, अभी रिफ्लेक्स सेंटर वाला किसी ने बात पूछी? एक्चुअली रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? हमने क्वाड वहाँ पे लिखा है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में कहाँ पे? वो 4 लोब में से क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना उस लोब के अंदर प्रेजेंट होता है रिफ्लेक्स सेंटर। ओके। मैंने कहा दैट, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अभी कोई कुछ पूछ रहे थे? सर टैक्टाइल इनपुट मतलब ये ना कि जैसे हम किस टच करके पता चल जाता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है हाँ ये। हाँ, टेक्टाइल में आप बेसिकली इंटरप्रेट कर पा रहे हो ना चीजों को आपके हैंड से। हाँ, जैसे आपने Yes, टच sir. करा अपने हैंड से, बॉटल है, टच किया कि भाई ये मोबाइल है, ये स्किन है, ये मेरी बॉडी की नाक है, आंख है, ये सारी चीज, दैट इज अ टेक्टाइल इनपुट्स। टच करके पता लगाना। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मिड ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से ऑडिटरी जब आप सुनकर पता लगाते हैं, इसी तरह से विजुअल जब आप देखकर पता लगाते हैं। ठीक है जी, चले आगे। हो गया। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं, हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, फोर ब्रेन से अक्सर पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बाकी के नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन में जो आपके पार्ट्स है मेन, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। 3 पार्ट्स आप इसमें देखते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये 3 पार्ट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पॉन्स, हिंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिब्रम और मेडुला, जिसको आप मेडुला ऑब्लिगेटा का नाम भी देते हैं, इन सबसे मेड अप है। पॉन्स में फाइबर जैसे ट्रैक आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। पॉन्स के अंदर क्या देखने को मिलेंगे हमें? फाइबर ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट फाइबर ट्रैक्स आर रेस्पॉन्सिबल और विच हेल्प्स इन टू जॉइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ध्यान रखिएगा, ये फाइबर ट्रैक्स जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, इन फाइबर ट्रैक्स की हेल्प से ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो आपस में जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेरिबेलम को जब हम बात करेंगे, तो पॉन्स बेसिकली रेगुलेट करता है इसका फंक्शनिंग। और कौन सी होगी? अच्छा चलो, एक पॉइंट और, एक ही पॉइंट हुआ इसमें अभी। एक पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो ये रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, और जो भी रिएक्शन होती है आपकी, जो आपका न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वहां से अपनी फंक्शनिंग को कंट्रोल करवाता है। तो दे बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है जी, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। पॉन्स का ये एक काम होता है। दूसरी तरफ मेडुला की जब हम बात करते हैं, या उससे पहले अगर मैं सेरिबेलम की बात करूं, तो सेरिबेलम का फंक्शन है बीबी पेट। ठीक है, बीबी पेट्स इज फॉर द बॉडी फंक्शन या बॉडी बैलेंस, इसको कहते हैं। ठीक है जी। पी स्टैंड्स फॉर हेयर पॉस्चर को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। ई स्टैंड्स फॉर हेयर
इक्विलिब्रियम को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो टोन होती है मसल की, टोन ऑफ मसल में अपना रोल प्ले करता है। टोन ऑफ मसल्स में अपना रोल प्ले करता है ये सेरिबेलम। तो इक्विलिब्रियम यानी, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बनाना, यानी कि कह सकते हैं कि अरे यानी कह सकता हूं कि गिरते हुए को संभालने का काम करता है, गिरते हुए को संभालना, ये इक्विलिब्रियम होता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो दूसरा है सेरिबेलम, आपकी जो स्किलफुल मूवमेंट्स होती हैं जितने भी, ये तो फंक्शन है। ये चीज समझ आई सबको? ये चीज समझ आई? सर बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम तो एक चीज ही होगी। कह सकते हैं, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए। बॉडी के अलग अलग टाइप, बैलेंस इक्विलिब्रियम में तो और भी, जैसे ईयर भी है, वो भी अपना रोल प्ले करेगा करने में, ठीक है। तो आपको याद रखवाने के लिए ये चीज सिर्फ इसलिए, ठीक है। सर ये टोन ऑफ मसल्स क्या है? मसल्स को टोन करके रखना, फंक्शनिंग ठीक से होना, ठीक से मसल फंक्शनिंग कर रहे नहीं कर रहे, बॉडी मसल्स, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि जो पर्सन होते हैं हु टेक्स अल्कोहल इन एक्सेस, उनका जो सेरिब्रम होता है वो इफेक्ट होता है। इसलिए अल्कोहल ड्रिंक के बाद बॉडी बैलेंस में नहीं रहता, राइट। तो कहीं ना कहीं जाके वो सेरिबेलम रीजन को अफेक्ट करता है। तो अल्कोहल अफेक्ट से याद रखना, अल्कोहल का जो अल्कोहल ड्रिंक का जो इफेक्ट होता है वो इसमें देखने को मिलता है हमें, इसकी वजह से बॉडी बैलेंस में नहीं रहता। ये चीज इसमें देखिए आपने। फिर मेडुला की अगर हम बात करें तो बॉडी में जितने भी जो इन्वॉलंटरी मसल्स में इन्वॉलंटरी कंट्रोल होता है उसे मेडुला ही कंट्रोल करता है। बॉडी में जितनी भी इन्वॉलंटरी मसल्स हैं, इन्वॉलंटरी मसल्स में आपको जो इन्वॉलंटरी कंट्रोल होता है, इन्वॉलंटरी मसल्स में इन्वॉलंटरी कंट्रोल उसे मेडुला या मेडुला ऑब्लिगेटा ही कंट्रोल करता है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग आपको ध्यान रखनी है जो कि आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है। और मेडुला में भी रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करने के अपने सेंटर्स होते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। सर ये फोन्स जो है इंपल्स को रिले नहीं करते? नो। क्या फंक्शन बताया हमने? रेगुलेट करते हैं सिर्फ। एक जो फंक्शन मैंने मेन बताया इसमें, आपस में जोड़ने का काम करते हैं ये ब्रेन के पार्ट्स को। सर ये मैंने कहीं पढ़ा था सर। क्या पढ़ा है? सर मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में सर ये इंपल्स को रिले करते हैं सर। पूरा बताओ, आपकी एक तो आवाज खड़खड़ होके आ रही थोड़ी सी। क्या सर? आपकी आवाज, हाँ आप बोलो। सर ये इंपल्स को रिले करते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाली। और सर सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच वो में। आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब वो स्पाइनल कॉर्ड से अपर ब्रेन की तरफ मूव कर रही है तब होगा वो। यस सर, तो ये भी तो इन्हीं का वर्क हुआ। वो एडिशनल फंक्शन हो गया। अगर मेजर फंक्शन से हटाएं तो वो एक एडिशनल फंक्शन के अंदर हम बोल सकते हैं उसको। तो जो भी नर्व फाइबर्स रन करेंगी थ्रू दी पॉन्स रिले, लाइक सेंसेशन ऑफ टच या फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड, वो आप ब्रेन के अपर सेंटर की तरफ मूव करती है। वो एडिशनल फंक्शंस में बोलते हैं हम उसको। मेन फंक्शंस में जब हम इसमें बात करते हैं तो ये मेन फंक्शंस में आ गए हमारे दो जो मैंने आपको बताया। तो सर इसमें हम उसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, लिख सकते हो। जो मेन फंक्शंस है हम ये बताते हैं उसमें, हाँ लिख सकते हो उसमें।
ठीक है जी। तो ये चीज हुई थोड़ी सी इसमें। सर ये अब पॉन्स में हाँ सर ये इधर का लिखा हुआ है से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं से पहले। हेल्प्स, फाइबर ट्रैक्स होते हैं और उन फाइबर ट्रैक्स की हेल्प से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं। और दूसरा फंक्शन आप इसमें ये बता सकते हो कि दैट रेगुलेट्स ब्रीदिंग। ओके सर। अब जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा उसका रिस्पॉन्स करें। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस को देखते हैं जरा सा। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये किसी को कुछ लिखना तो नहीं था यहाँ से? लिख लिया सर। अच्छा लिख लिया, ठीक है। देखिए ये चार्ट मैंने आपको डे 1 एक बताया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी होंगे जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हैं आपके। Here we have the flow chart, which is show the functional organization of the human neural system. Identify A to E. Select the correct option. सर सी। सी पार्ट। ये किसने कहा सबसे पहले? सर विवेक। विवेक, ओके। श्योर? और कोई? Are you sure? सी पार्ट। सी पार्ट है ना, बिल्कुल सी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो किसका हिस्सा है? सीएनएस का। तो वेरी गुड, गुड। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। माइलिन शीट के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने बताया माइलिन शीट कहाँ से निकलती है। वेरी गुड, कंसेप्ट एकदम क्लियर। यानी कि माइलिन शीट जो है वो श्वान सेल्स से रिलीज होती है, ये चीज हमने देखी थी। उसके अलावा ये मैंने अभी आपको बताया कि टिपिकल वैल्यू जो होती है सर बी। बी। कौन कोई किस किसने बी बताया अभी? शुभम। सर कृष्णा और कृष्णा, दिवेश, ओके जी, ठीक है। और माइनस साइन क्यों होता है? क्योंकि सर एक्सोलेमा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। अंदर प्रोटीन्स होते हैं सिर्फ इसलिए? किसने बताया ये प्रोटीन्स होते हैं? सर शुभम। शुभम, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं इतना ही या और भी कोई? और सर बाहर वो आयंस वो पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, सोडियम आयंस, इसलिए। शुभम हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द ईसीएफ, है ना? यस सर। है ना? तो ठीक है, करेक्ट। देखिए जरा नेक्स्ट। Which one of the following does not act as a neurotransmitter? ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया आपके, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ इसमें। बताइए, अगर आप दो तो आपने पढ़े ही हैं। कॉर्टिसोन, किसने बताया? ए सर मैंने प्रियांशु। कॉर्टिसोन। तो बाकी के जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि आप पढ़ेंगे इसमें, आगे बताऊंगा आपको कि एसिटाइलकोलिन तो आप लोगों ने आज पढ़ा है। उसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी होते हैं, कॉर्टिसोन नहीं होता। इनके कई जवाब आपको एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे वहां पर भी देखने को मिलेंगे। सर ये चीज नोट कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल नोट कर लो आप लोग, ये नोट कर लो, और जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे तब हम इसमें बात करेंगे। सर एक बार पहली वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सर अखिला। अखिला, ओके। देखिए जरा ये वाली स्लाइड बेटा। यस सर, ये सर हो गया। ये लिखना है। हाँ बच्चे, हाँ लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन नोट करो। हो गया सर। ओके जी, सो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of बी पार्ट। सर बी। किस किस का बी है? देवेश। सर शुभम।
दिवेश, शुभम और कोई? और कोई? दिवेश, शुभम के अलावा और कोई? ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, बाकी सब भी बताओ। सर बी है। ये कौन थे? सर प्रियांशु। प्रियांशु। ओके, सो यस, ड्यूरिंग यस द सर, डी होगा। डी होगा या बी होगा? सर डी। डी। ये अब ये डी कहने वाले कौन है? सर कृष्णा। कृष्णा डी कहने सर वाले? बी, डी नहीं सर, डी। अच्छा डी। ओके, और बाकी सब आप बी के साथ जाएंगे, राइट? प्रियांशु, दिवेश, शुभम, बी। यस सर। So what is the correct answer? The correct answer is B. During the propagation of nerve impulse, the action potential results, क्या पढ़ा था हमने? Action potential में क्या पढ़ा था? तो सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाते हैं। सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड रीजन। ठीक है, इसको चेक करना कृष्णा। अब देखो जरा। सर 1 मिनट नोट डाउन करना। हाँ, नोट करो इसको। डन? Yes, sir. देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। Unidirectional transmission of nerve impulse through nerve fiber is due to fact that सर ए। सर डी। ये पहले ए वाले कौन थे? सर शुभम। शुभम। और डी वाले कौन है? सर प्रियांशु। सर डी पार्ट। दिवेश, डी पार्ट। और कोई? ध्यान से देखते रहो। यूनिडायरेक्शनल कीवर्ड पकड़ो। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स थ्रू नर्व फाइबर। नर्व फाइबर बोले तो एक्सॉन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट है जी। is due to the fact that nerve fiber is insulated by medullary sheath. Sodium pump it start operating only at the cyton, ये भी नहीं, and then continues to the nerve fiber. तो स्टार्टिंग की वो तो मेम्ब्रेन की जब हम बात करें तब हमें देखने को मिला था। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय डेंड्राइट्स, इज इट? एंड नॉट बाय एक्सॉन वाइंडिंग्स। ऐसा होता है? नहीं होता। तो न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग्स, ये होता है, एंड नॉट बाय द डेंड्राइट्स। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर होगा डी। शुभम ध्यान से थोड़ा सही करो इसको शुभम। सर हाँ जी सर, वो जो एक्सॉन की एंडिंग है सर, वो काफी सारे अलग अलग न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के साथ भी तो मतलब जंक्शन बना सकती है, साइनेप्स बना सकती है, और होने में फर्क होता है ना बेटा। एक न्यूरॉन की फंक्शनिंग तो एंड पे ही खत्म हो गई उसकी। एक अगर सिंगल न्यूरॉन की बात करूं तो नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट जब हो रही है तो नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है डेंड्राइट्स के साथ। तो डेंड्राइट्स का काम है उस स्टिमुलाई को लेना। वहां न्यूरोट्रांसमीटर का तो काम खत्म ही हो गया अंदर ही। उनका तो काम सिर्फ वहां से निकलना सिनेप्टिक वेसिकल से और उसको आगे रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करवाना, बस पोस्ट सिनेप्टिक रीजन के अंदर। देन आगे वाला जो काम करती है वो फिर नेक्स्ट न्यूरॉन करेगी। यस सर, ठीक है। हाँ सही है। ठीक है, नोट करो इसको, देखो जल्दी। कर लिया। कर लिया सर। बताओ आंसर। ये वाला तो 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। डी पार्ट। और कोई? सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। सर डी। सबका डी है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, डी ही है आंसर। हमने इतनी बार पढ़ लिया इसको अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ये डायग्राम आपने देखा था, आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे एज इट इज डायग्राम जो है वो नीट में आ चुका है। ये डायग्राम अभी हमने पढ़ा है। ए पार्ट कौन सा हो गया हमारा? डी पे मेरे को क्या दिख रहा है?
सर बी ऑप्शन। बी? Yes, sir. B. बी बोला आप लोगों ने? बी? यस Yes, sir. सर बी। SLP part. यस सर डी। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। तो एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल्स, एंड देन क्लेफ्ट हो गया हमारा, डी पे आ गए फिर हमारे रिसेप्टर्स आ गए, और ई हो गया हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी, गुड। चलिए ये वाला बताइए, which of the following statements are correct regarding sodium potassium pump? ध्यान से करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, सर डी। अच्छा क्वेश्चन है। सर डी। डी? D yes sir, D part. डी। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इससे ये चीज समझ आती है कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ये टॉपिक्स दिखा के आपका कंसेप्ट यानी कि क्लियर है। तो इस तरह के कुछ सवाल जो हैं इन क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो अब जो है एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, इस चैप्टर को अभी हम होल्ड पे रख रहे हैं। ये वाला जो चैप्टर है ना आपका, इसको अभी हम होल्ड पे रख रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जब एक बार हमारा नेक्स्ट चैप्टर और आपका जो हाफ जो बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक्स बच रहे हैं अभी वो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट, सेंसरी रिसेप्शन प्रोसेसिंग वाला, और आपका ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स, फिर मैकेनिज्म और ईयर। रीजन बताइए क्यों ऐसा होल्ड पे क्यों रख रहे हैं हम उसको अभी अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए? मैं वो आ नहीं रहा ना reflexive क्योंकि आपके अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनको फोकस करते हुए ये डिसाइड किया गया है कि अभी कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन टॉपिक्स को होल्ड पे रख रहे हैं। जैसे ही हम इन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक्स हैं उनसे ओवरकम कर लेंगे, देन उसके बाद हम वापस से इनको कवर करेंगे। ठीक है सर करवा दीजिए सर, वो पेपर तो बहुत दूर है अभी। अरे बच्चे, फिर अगर उसको करवा, पहले जो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यही है कि पहले हम एक बार वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लें जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। यानी कि आपको पता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एक नीट और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से और नॉलेज के हिसाब से भी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो कंप्लीट आ रहा है, उसमें कुछ डिलीटेड भी नहीं है। पता है आपको ये चीज? तो सर आप इस चैप्टर के लिए कितना स्पेस छोड़ेंगे सर, हम पता नहीं। कितना स्पेस से मैं सर समझा? नोट्स बना रहे हैं तो सर नोट्स नोट्स नहीं, यस सर। गड़बड़ हो जाएगी सर। अरे तुम परेशान ना हो, नोट्स के लिए नोट्स बन जाएंगे। और आप क्या करो, इसके लिए पेजेस मैं बचा दूं, छोड़ दो, 10 से 15 पेजेस छोड़ दो, बाद में काम आ जाएंगे। उन अगर पेजेस बचेंगे भी, अगर बचते भी तो उस पर क्वेश्चंस करा दूंगा जितने बचेंगे। और बताओ, पेजेस के लिए परेशान मत हो। नोट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग नोट्स बना रहे हो अपने, लेकिन अभी जो स्थिति को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए, वो सर अभी हमने लोकोमोशन वाले के लिए भी छोड़े और इसके लिए भी छोड़ दिए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से पेज छोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ मूव करें, मेरे को ऐसा लगता है। आपके एग्जाम्स भी अपकमिंग है, नहीं तो फिर यही होगा कि आपको ये फील होगा अगर हम इसको लेते रहे तो फिर आपको कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम्स आ जाएं और फिर ये फील हो कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उन टॉपिक्स को हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होल्ड पे रखा है। सर हम लोगों ने तो सर पहले ही बोला था कि क्लासेस रखवा देनी चाहिए पहले से ही 2-2, तो सर हो जाता अब तक, लेकिन उन्होंने रखवाई नहीं, तो सर ये तो उनकी गलती है। सर इसकी तो हफ्ते में बहुत सारी क्लास होती थी और बाकी की होती नहीं थी ना। अरे चलो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो। आगे अपकमिंग जो टाइम आएगा आपका, जो क्लास 12th का होगा, और उसमें ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, और जल्दी से हम लोग अपने सिलेबस को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और जो भी आपके टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको भी पूरा करेंगे हम लोग बहुत जल्दी। ठीक है, सो उस चीज से आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल। टॉपिक कोई नहीं बचेगा आपका, ये ध्यान रखना। टॉपिक एक भी नहीं बचेगा आप लोगों का, ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ी सी बात करें जरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, या फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है? सर नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास में। अरे 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 अरे, बिल्कुल रेडी बैठे हो नेक्स्ट के लिए? चलो, सो ये चीज अब आपको क्या करनी है बच्चों, एनसीईआरटी के जो यहाँ तक क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करना,
और यही पार्ट तक, ब्रेन तक पार्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। आपका जो क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम से, वो ज्यादा जो चांसेस है, जो इंपॉर्टेंट जो चांसेस हैं, एक तो जो कंडक्शन की हम लोगों ने बात की वहां से फ्रेम हो सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आपने पढ़ी होंगी एनसीईआरटी में, मैंने भी आपको बताई थी, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, वहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उस मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको फोर ब्रेन के बारे में बताया, वहां से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। तो इन टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप सारे ही इन टॉपिक्स को थोड़ा डीपली पढ़ना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी नीट के लिए तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस सर। आपका जब 11th इसका जब 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसके बाद एक जो टारगेट सेट हुआ है वो अप्रॉक्स सितंबर एंड तक हुआ है नेक्स्ट का। सितंबर के बाद जो 2 महीने ऐसे होंगे, कुछ डेज डिसाइड किए गए हैं, नंबर ऑफ डेज, जिसमें आपकी क्लास 11th की रिवीजन स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले ही हम ये जो अभी जो टॉपिक्स हम होल्ड पे रख रहे हैं ना, उसको मैं अपकमिंग डेज में आपके कंप्लीट करा दूंगा, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होगा, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होगा जैसे। सर हमारा 12th कब से शुरू हो जाएगा? आपका 12th अप्रैल 1 अप्रैल से आई गेस उसमें स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स जो है वो मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे, मार्च एंड तक, होली से पहले या होली के 1-2 दिन बाद में आपके एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। सर लगता नहीं हो जाएंगे मार्च तक, क्योंकि 20 तक हमारा तो 15 अप्रैल से खत्म होंगे मतलब। अरे कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे, और 1 अप्रैल से डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे, हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? और थोड़ा मार्च सर, ये जो छोटे हुए टॉपिक्स हैं ये मार्च में कर सकते हैं ना? अरे बेटा मार्च सोच रहे हो, मैं तो पहले ही सोच रहा हूँ, मैं तो फैब ही सोच रहा हूँ, जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं, तुम मार्च की सोच रहे हो। सर फैब में तो सर यही कंप्लीट होते होते लग जाएगा शायद। तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, देख कैसे कराऊंगा कंप्लीट। हो जाएगा। ठीक है? सर फैब में फिर रिवीजन नहीं होगा? किसमें बेटा? सर जो 11th के टॉपिक्स हैं, जो मतलब सिलेबस में आ रहे हैं सीबीएसई, हाँ हाँ, उसके रिवीजन होंगे? हाँ, उनकी रिवीजन करेंगे। मुझे पता है आप लोगों के डाउट्स होंगे कहीं ना कहीं। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, हम उन डाउट्स को भी लेंगे। नंबर दिया है मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग डिस्कस करें, बताएं कि कहाँ पे डाउट्स हैं, हम उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकें। सर ये न्यूरल टिश्यू भी कैंसिल वो हट गया है उसमें चैप्टर 7 में से? यस सर। नहीं उसको तो वो शायद है अभी एडेड, वो तो तो नहीं। सर पहले वो कर लेते हैं ना। सर न्यूरल टिश्यू आज ही करा दो, आधे ओके, घंटे टाइम है। मैं अभी चेक करवा लेता हूँ 1 मिनट कि उसमें क्या वो डिलीटेड में था या नहीं था। जो स्ट्रक्चर में, हालांकि उसमें मॉर्फोलॉजी और जो एनाटॉमी और जो फंक्शनिंग थी डिफरेंट सिस्टम की, लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, और उसमें नर्वस जो था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, कॉकरोच का वो तो हटा हुआ था उसमें से, वो डिलीटेड में है सारा, वो सारा डिलीटेड में था। देखा था आपने वो? यस सर। यस सर। सारा कॉकरोच वाला जो फंक्शनिंग थी वो सारा उसी में था। सर वो हमने एनिमल किंगडम में सर आर्थ्रोपोडा में ही पढ़ लिया था सर, कॉकरोच अच्छा, वो पढ़ लिया था उसी में। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू में क्या पढ़ते हैं आप लोग? न्यूरॉन्स पढ़ते हैं बेसिकली? पूछिए, अगर वैसे कोई सुपरफिशियल डाउट है, अगर अभी करंट किसी के माइंड में आ रहा है उससे रिलेटेड, तो अभी पूछ सकते हैं, बताइए। सर वो तुमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा वो पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू छूटा है उसमें, और क्या क्या छूटा है? बाकी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तो डिलीटेड ही है। आपने उससे पहले मसल टिश्यू पढ़ा? यस सर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ लिया। यस सर वो पढ़ लिया। और कनेक्टिव टिश्यू भी आपने पढ़ लिया? यस सर। बॉडी सर कनेक्टिव और एपिथेलियल उधर ही पढ़ लिए थे। ओके ओके, सो आप लोगों का होल्ड पे अभी जो है वो न्यूरल टिश्यू ही है बस। ठीक है, न्यूरल टिश्यू भी अभी हमने, अगर आप देखो तो डिस्कस किया है थोड़ा सा। फंक्शनिंग क्या है, मेन फंक्शनिंग, अगर मैं वैसे पूछूं आपसे, मेन फंक्शनिंग क्या है न्यूरल टिश्यू की?
टिश्यू को जब आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड सेल, यहाँ सेल कौन सी है? न्यूरॉन, जो फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स मैंने कैसी सेल्स बताई आपको? न्यूरॉन्स कैसी सेल्स बताई थी, बताइए। एक्साइटेबल सेल्स। वेरी गुड, एक्साइटेबल सेल्स पढ़ी हमने इसमें, ठीक है। और एक चीज ये पढ़ी आपने इसमें, और एक सेल्स बताई थी मैंने आपको, न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ी थी ये। न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बताया था, बताइए। यस सर। यस सर, इतना था कि न्यूरोग्लियल, मतलब सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। हाँ वही वही वही, तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है, ये चीज बात की थी। यस सर। एक चीज ध्यान रखना, ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में पूरे न्यूरल जो टिश्यू होता है उसका आधे से ज्यादा इसकी वॉल्यूम होती है इस न्यूरोग्लियल सेल्स की। जब अभी आपने स्टिमुलेशन की कंडीशन पढ़ी, स्टिमुलेशन की कंडीशन Yes, पढ़ी sir. अभी आपने, कैसे पढ़ी है? जब एक न्यूरॉन को सुटेबल स्टिमुलेट किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग जो है बहुत स्विफ्टली ट्रैवल करता है, और उस ट्रैवल को आपने क्या नाम दिया? कंडक्शन का नाम दिया। यस सर। यस और नो? यस सर। खराब मन से नहीं, यस और नो बोलो बस, यस और नो। मन में खराब नहीं कि सर क्या करा रहे हो, ये बोलो कि ये चीज पढ़ी नहीं पढ़ी। यस सर, पढ़िए सर। यस सर पढ़िए। आपको ये चीज समझ आई कि स्टिमुलेशन के बाद क्या हुआ था और ये कैसे हुआ था? कंडक्शन सर कंडक्शन हुआ था। समझ आया पूरी प्रोसेस? ये किसकी हेल्प से हुआ? नर्वस टिश्यू की, यानी कि न्यूरॉन्स की हेल्प से। सर न्यूरॉन्स के अंदर ही तो हुआ है सर ये। बिल्कुल, मतलब उन्हीं से तो हुआ ना। यस सर। तो ये कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने नर्वस टिश्यू पे थोड़ा सा पढ़ लिया है। यस सर, हाँ पढ़ लिया समझ सर। रहे हो? पढ़ तो लिया आपने, और क्या पढ़ा हूं इसमें बताओ? अगर मैं स्टिमुलेशन बताऊंगा तो फिर वही प्रोसेस आएगी। और सर ये न्यूरोग्लियल सेल के वो टाइप्स होते हैं ना सर? न्यूरोग्लियल सेल्स के फिर टाइप्स अगर आपको पढ़ने तो फिर तो और हमें डीपली जाना पड़ेगा उसमें। सर वो है नहीं मतलब बोर्ड के अंदर? बोर्ड में नहीं है बेटा, वो बोर्ड में नहीं है बच्चे। अगर तू वैसे जानना चाहता है तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रो, एक होता है एस्ट्रोसाइट, ठीक है। एक तू पढ़ता है ओलिगो, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स या ओलिगो डेंड्रोसाइट, और इसके अलावा एक आप पढ़ते हो माइक्रोग्लियल। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे मैं कह सकता हूं माइक्रोग्लियल। सर ये नीट में भी नहीं पूछे जाते ना? रेयर होते हैं। दिस इज, आपने पूछा तो इसलिए मैंने बता दिया, पूछे तो नहीं जाते। और इनके फिर अगर मैं इनको और डिवीजन करूंगा तो फिर मैं इनके ओरिजिन के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे बनती है, ये कैसे बनती है। तो आपने क्या लिखा है? ओलिगो? बेटे ये होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल। बेटा ये लार्जेस्ट होती हैं बच्चे, ये लार्जेस्ट होती हैं, ठीक है। बेटा ये जो होती हैं ओलिगो, ओलिगो एस्ट्रो के कंपैरिजन में स्मॉलर होती हैं। बेटा ओलिगो एस्ट्रो के कंपैरिजन में स्मॉलर होती हैं। और माइक्रो जो होती है, बेटा नाम से ही पता लग रहा है तो वो माइक्रो, तो माइक्रो सबसे स्मॉलर होती है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा। बेटा Yes, ए, sir. बेटा Yes. एक्टो, सॉरी एस्ट्रो, और जो तुम्हारी ओलिगो होती हैं ये दोनों एक्टोडर्मल होती हैं ओरिजिन में, ये दोनों एक्टोडर्मल होती हैं ओरिजिन में। और बेटा जो माइक्रो होती हैं ये आपकी एम से याद रखना मीजोडर्मल होती हैं ओरिजिन में। समझ आया? यस सर, आगे। ठीक है, तो इस टाइप के आपको इसमें 3 देखने को मिलते हैं। न्यूरोग्लियल, न्यूरोग्लियल का मैंने आपको फंक्शन बताया था बेटा। न्यूरोग्लिया को या न्यूरोग्लियल सेल्स को ग्लियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था। और मैंने आपको इसकी फंक्शनिंग भी बताई थी कि प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। प्रोवाइड न्यूरॉन टू न्यूरॉन अपना फंक्शन प्ले करती हैं, ठीक है। और फिर इसके ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो आपने पढ़ तो लिया नर्वस टिश्यू, अब जरा जाके
एनसीईआरटी में देखना क्या इन बातों के अलावा जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे न्यूरल टिश्यू वाले, इनके अलावा क्या और कोई बातें हैं उसमें? बताओ बेटा। ओके सर, पढ़ लेंगे सर। अगर आपको जो आपने पढ़ा है नर्वस टिश्यू से रिलेटेड उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मिले तो बताना। ये सारी चीजें यानी कि आप नर्वस टिश्यू के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब बताइए नया चैप्टर स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में? सर कर दीजिए, अभी टाइम है। सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। सर 24 मिनट सर। नो सर। नहीं, थोड़ा सा जान लो, 10 मिनट बस, थोड़ा सा। यस सर। देखिए जब आप एंडोक्राइन सिस्टम नेक्स्ट में कर लेंगे, ज्यादा बच्चे तो नेक्स्ट में। अभी ज्यादा बच्चे नहीं है सर 19 ही है। सर अभी 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर कल पूरा पढ़ेंगे, क्या फायदा, कल ही पढ़ लेंगे फिर पूरा। चलो तो कोई बात नहीं, इसको मैं पहले एनसीईआरटी लेवल पे कंप्लीट कराऊंगा आपको, और कुछ जितना जरूरी होगा आपके लिए इस चैप्टर को सीखना, यानी जितना ज्यादा उसको देखता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली 2 से 3 या 3 से 4 क्लासेस में इसको आपको कंप्लीट करा सकूं, ठीक है जी? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों का काम है अब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना यहाँ तक, फोर ब्रेन तक, और फिर आगे मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बात करूंगा बच्चों, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता देना। और कुछ भी उसमें डिलीटेड नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे आप लोगों के एग्जाम में भी वहां से, ये ध्यान रखिएगा। और नीट में भी वहां से 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 तो बनते हैं, ये ध्यान रखना हार्मोन्स पे। और इन हार्मोन्स से रिलेटेड जो आप पढ़ते हो कई हार्मोन्स, वो आगे आप क्लास 12th में भी जो है आप उनके बारे में उनको रिलेट करते हो, उनके बारे में स्टडी करते हो बहुत से चैप्टर्स में, ठीक है जी? सर केमिकल कंट्रोल नीट लेवल तक का पढ़ेंगे ना हम? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। आप बताओ करना है नीट लेवल तक? यस सर, करा देना सर। यस सर। करा दूं या पहले एनसीईआरटी? नहीं सर अब साथ साथ कराते रहो दोनों ही। साथ साथ सर नीट कराते लेवल। जाओ, आपको एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा, ये ध्यान यस सर। रखना हमेशा, ठीक है? आपको जितना आपके लिए अच्छा रहेगा आपको उतना सीखने को मिलेगा। वो थोड़ा सा 10 मिनट और दो अभी मेरे को, अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ इसको अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। आप लोग क्या जानते हो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के बारे में? कोई बताएगा मुझे? सर जैसे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन से हो रहा था, यहाँ पे सर वो हार्मोन से होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलेटेड होंगे यहाँ पर। बिल्कुल। और कुछ? और फिर उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या रोल होगा शुभम? सर वही जैसे वो जो न्यूरॉन्स कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी को, ऐसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी को, और इनकी जो सेक्रेशन होती है ये भी कंट्रोल करी जाती है फिर बाद में न्यूरल सिस्टम से, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो। तो वैसे आपने इसका दूसरा पार्ट कहाँ पे पढ़ा शुभम? वेरी गुड, डक्टलेस। और आपने इसका एक पार्ट पढ़ा होगा एक्सोक्राइन पोर्शन, वो कहाँ पे पढ़ा आपने? सर वो डक्ट वाले, मतलब ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना सेक्रेशन डक्ट के अंदर सेक्रेट करते हैं। कहाँ और पे एक्सोक्राइन हमने कहाँ पे पढ़ा था वो? हम कहाँ पे पढ़ते हैं वो? आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा एक्सोक्राइन पोर्शन, नहीं पढ़ा? यस सर, वहीं पढ़ा था सर। बिल्कुल, यानी एक्सो मींस आउट, बॉडी से बाहर कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स एंड द डक्ट्स। जबकि एंडोक्राइन का जो सिक्रीशन है किसी स्पेसिफिक पार्ट से रिलीज होता है और जाके डायरेक्टली ब्लड के अंदर पाउड हो जाता है, और ब्लड के अंदर पाउड होने के बाद वो एक स्पेसिफिक
टारगेट टिश्यू या फिर ऑर्गन को अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करता है या उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करता है। और ये ब्लड में जो मिलते हैं इस एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक जो फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स का नाम देते हैं। और हार्मोन्स की जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये काफी कम मात्रा में या काफी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? ये बच्चे कम कैसे हो गए? 20 से 2 कहां चले गए? इनको ऐसा तो नहीं लगा कि क्लास ओवर हो गई? सर वो आपने प्रेजेंट नहीं कर रखा, शायद ऐसे हो गया। अच्छा, एक्चुअली मेरे पे वो, हाँ, मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा वैसे ही ऊपर से आपको बताऊं। इस सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का मतलब, देखो न्यूरल सिस्टम में अभी हम आप लोग सभी ऑर्गन्स में पढ़ा आपने कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आपने ये सीखा कि ये बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। ये चीज सीखी ना? यस सर। नर्व फाइबर्स हमारी बॉडी के जितनी भी जो सेल्स होती है वहां तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की हमें जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज भी हम जानते हैं। सो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन हमें बॉडी को देना पड़ता है। जो स्पेशल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन हमें हमारी बॉडी के हार्मोन्स के थ्रू मिलता है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस यस सर। ओके, क्या बोला मैंने? दिवेश, मैंने क्या बोला बेटा? दिवेश लोनावत, क्या बोला? कोऑर्डिनेशन सर स्पेशल कोऑर्डिनेशन और जो इंटीग्रेशन सर वो हार्मोन की वजह से हमें मिलता है बॉडी को। ठीक है, जो कि नर्व फाइबर्स हमारी हर एक बॉडी की सेल्स को नहीं दे पाती। सो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। इसी को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। ये बात समझ आई सबको? यस सर। और इस सिस्टम में यानी कि इस एंडोक्राइन सिस्टम में इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट या फिर ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती। दैट्स व्हाई अभी जो आप कह रहे थे उनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स का नाम देते हैं और इनके सिक्रेशन को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। ठीक है सर, हाइपोथैलेमस हमें इसमें पढ़ना होगा ना? हाँ जी, हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस में बेटा हम ये देखेंगे कि वो क्या करता है। ठीक है? यस सर। हाँ जी, हम यहाँ पे वो वर्ड पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको छुड़वाया था, डायएंसिफेलॉन, वो भी बताऊंगा आपको फिर। ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है, जो कि फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे। ओके सर। ठीक है जी। सो हार्मोन्स की अगर मैं और डेफिनेशन आपको बताऊं तो हार्मोन्स के अलावा मॉलिक्यूल्स को भी कवर करते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी। अच्छा, एक सवाल, आप लोगों ने केमिकल वो पढ़ा है एनिमल किंगडम, तो क्या इन्वर्टिब्रेट्स में भी ये एंडोक्राइन सिस्टम मिलता है क्या? इन्वर्टिब्रेट्स में मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम? यस सर। क्या सेम हमारे जैसा होता है? सर थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंपल होता है, डिफरेंट कहेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंपल होता है। इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम मिलता है जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, लेकिन वी आर हाईली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ज्यादा डिमांड है बॉडी की, ज्यादा फंक्शनिंग है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जबकि हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वहां पे भी,
लेकिन एक सिंपल सिस्टम के थ्रू वहां पे ये देखने को मिलते हैं। जबकि जब हम वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन देखते हैं तो वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए बहुत से केमिकल्स की जरूरत हमें पड़ती है और उन्हीं केमिकल्स की स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरे आपके ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब है इसमें। ठीक है जी, यस सर। ऑलराइट, तो चलो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग, और तब तक आप अपने यहाँ तक इस चैप्टर को प्रिपेयर करना, जो टॉपिक्स मैंने बताया उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना और उनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यस सर। ओके सर। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यही कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। यस सर। कृष्णा और शुभम क्या कहते हो? दिवेश क्या कहते हो? सर इसी क्लास में करना चाहिए था वैसे तो। इसी क्लास में करना चाहिए, यस सर, बट अब सर अब तो टाइम कम बचा है सर। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए डिस्कस किया आपके साथ, को कुछ टर्म्स को डिस्कस किया। यस सर। ठीक है, एक्चुअली अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे ना शुभम, जैसे मैंने सपोज हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया कुछ, या फिर मैंने उसको पार्ट डिवीजन से स्टार्ट किया, तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। यस सर, सही बात है। ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ उसको सुपरफिशियल वे में आपको इस चैप्टर का नेम ये क्यों है वो बताया, इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है सिर्फ वो डिस्कस किया हमने। हाँ सर, तो फिर नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे जब तक हम एनसीईआरटी का एक बार उसको रीडिंग कर लेंगे उसकी। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चा लोग, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आज के लिए, और आई होप कि मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स अगर आपके पिछले चैप्टर में हो तो उनको क्लियर कर पाया हूं। ठीक है, यस सर। राइट, चलिए, सो बाय बाय आज के लिए, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।